जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की, और मॉडर्न इंडिया में हम लोग पढ़ रहे हैं बंगाल के नवाब, और ये इसका लास्ट टॉपिक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि सिराजुद्दौला के साथ युद्ध हुआ प्लासी का। सिराजुद्दौला के युद्ध में या प्लासी के युद्ध में मीर कासिम ने अपने मालिक सिराजुद्दौला को धोखा दिया, जिसके बाद उसे गद्दी पर बिठाया गया। लेकिन चूंकि वह अयोग्य व्यक्ति था इसलिए उसको गद्दी से हटा दिया गया, और फाइनली गद्दी पर बिठाया गया 1760 के आसपास मीर कासिम को। ठीक है, इससे पहले गद्दी पर बैठा था मीर जाफ़र, ध्यान रखना, मीर जाफ़र। मैंने अगर कासिम बोल दिया हो तो उसे ठीक कर लेना। गद्दी पर बैठा मीर जाफ़र, लेकिन मीर जाफ़र अयोग्य व्यक्ति था, लूटपाट का दौर चलता रहा, इसीलिए मीर जाफ़र को कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव का गधा। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया होगा। फाइनली मीर जाफ़र को गद्दी पर हटा करके 1760 में गद्दी पर बैठा मीर कासिम। अब मीर कासिम योग्य व्यक्ति था, वह अपनी क्षेत्र में ज़्यादा राजनीति नहीं चाहता था, इसलिए उसने पहला काम क्या किया, उसने पहला काम किया कि अपनी राजधानी चेंज करी, और राजधानी चेंज करके मुर्शिदाबाद से कहाँ ले आया, बिहार के मुंगेर में। ठीक है, उसने अपनी पर्सनल सेना बनाई, उसने सेना का गठन यूरोपियन पद्धति से किया, और मुंगेर में तोप तथा बंदूक लगाने का कारखाना स्थापित किया। ध्यान रखना ये जरूरी था, क्योंकि वो जानता था आज नहीं तो कल अंग्रेजों के साथ उसका विवाद होगा, तो वह अपनी पूरी तैयारी लेकर यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि वह योग्य था, उसने ज़्यादा दिमाग चलाया, और अंग्रेजों को ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है नहीं। इसीलिए 22 अक्टूबर 1764 को साथियों बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में क्या हुआ कि मीर कासिम ने अपनी सेना को बढ़ा लिया और कुल 3 लोगों से सहायता प्राप्त करी। मतलब बेसिकली 2 लोगों से सहायता प्राप्त करी, तीसरा वह स्वयं था। तो पहला तो मीर कासिम है। मीर कासिम ने पहली सहायता ली अवध के नवाब शुजाउद्दौला से, और दूसरी उसने सहायता ली उस समय के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से। ठीक है, इन तीनों की संयुक्त सेना एक तरफ, अंग्रेजों की सेना एक तरफ, और अंग्रेजों की ओर से जो व्यक्ति युद्ध कर रहा था वो था हेक्टर मुनरो। ध्यान रखना, एक तरफ ये तीनों हैं, एक तरफ है हेक्टर मुनरो, और हेक्टर मुनरो ने बड़ी ही आसानी से इन तीनों को युद्ध में पराजित कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना, बड़ी आसानी से युद्ध में पराजित कर दिया इन तीनों को। और बाद में जब ये लोग पराजित हो गए तो इनके साथ जो एक संधि हुई उसे हम कहते हैं इलाहाबाद की संधि। उससे पहले कुछ बेसिक फैक्ट है जिन्हें आप पढ़ लो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था और दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। मीर जाफ़र कैसे बन गया, तो देखो, सिराजुद्दौला के बाद गद्दी पर बैठा मीर जाफ़र, लेकिन खजाना खाली हो गया तो उसे हटा करके गद्दी पर बिठाया मीर कासिम को। मीर कासिम बागी हो गया तो अंग्रेजों ने विचार किया कि इससे तो बढ़िया हमारा वही मूर्ख शासक यानी क्लाइव का गधा ही सही है, तो वापस से गद्दी पर बिठा दिया गया था मीर जाफ़र को। तो ध्यान रखना, बंगाल मतलब जब बक्सर का युद्ध हो रहा है उस समय में बंगाल का नवाब कौन है, तो उस समय में बंगाल का नवाब है मीर जाफ़र, और दिल्ली का शासक है शाह आलम द्वितीय, जो कि युद्ध में भाग ले रहा है। अब बात करते हैं इलाहाबाद की संधि की, इसको भी देख लो जरा। 1765 में बंगाल के गवर्नर के रूप में क्लाइव वापस आया, और क्लाइव ने 1765 में 2 संधियां की। इलाहाबाद की पहली संधि जो हुई है शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नजमाउद्दौला और क्लाइव के बीच, और इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई है 1765 में ही, ठीक है, अगस्त के महीने में, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच। क्या क्या है देखो जरा। इलाहाबाद की दूसरी संधि के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे वो शाह आलम को दे दिए गए। ठीक है, अवध के नवाब से क्षेत्र छीन के शाह आलम को मिल गए। 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल गवर्नर था। और आगे देखिए, कंपनी ने दीवानी कार्य करने के लिए 2 उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा तथा बिहार के लिए राजा शिताब राय की नियुक्ति की। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा तथा उसे अंधा कर दिया गया।
सालम द्वितीय के समय में 1803 में अंग्रेजों का दिल्ली पर कब्जा हो गया। अब चूंकि यहाँ से पूरी तरह से बंगाल अंग्रेजों के हाथ में है, इसीलिए शुरू होता है द्वैध शासन का खेल 1765 से लेकर 1772 तक। ध्यान रखना, बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखने वाला व्यक्ति है रॉबर्ट क्लाइव। वारेन हेस्टिंग्स ने इसे 1772 में समाप्त कर दिया और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया तथा भारत की तत्कालीन सभी प्रेसिडेंसियों का शासन उसके हाथों में सौंप दिया गया। यानी 1772 तक कहीं ना कहीं नवाब गद्दी पर रहे हैं, अंग्रेज पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद अंग्रेज पूरी तरीके से सामने आ गए और उन्होंने स्वयं शासन अपने हाथों में ले लिया और इसीलिए 1773 में वारेन हेस्टिंग्स बना बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा, जिसमें बंगाल की 1/3 आबादी भुखमरी तथा बीमारी से समाप्त हो गई। 1770 ईस्वी के भयंकर अकाल के दौरान कंपनी के द्वैध शासन के दुष्परिणामों को पूरी तरह से अनुभव किया गया। इस अकाल के समय बंगाल का गवर्नर कार्टियर था, जो 1769 से लेकर के 1772 तक रहा है। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा टॉपिक फिनिश। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे मैसूर तथा पंजाब प्रांत की और अंग्रेजों के साथ इनके संबंधों की। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।